इस वीडियो में हम गुप्त काल और संगम काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं गुप्त काल से। क्वेश्चन नंबर 1, गुप्तकालीन विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? तो ये जो है ऑप्शन बी बयाना दुर्ग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुप्त वंश ने ब्लैंक अवधि में शासन किया, सबसे उपयुक्त समय की चयन कीजिए। तो जो है 319 से 550 एडी में जो है गुप्त वंश ने शासन किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इन्होंने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राग प्रशस्ति की कौन सी पंक्ति गुप्त राजाओं को कर देने वाले और उनके आदेशों का पालन करने वाले शासकों को निर्दिष्ट करती है? तो जो पंक्ति है वो 20 जो है वो गुप्त राजाओं को कर देने और उनको आदेशों को पालन करने वाले शासकों को निर्दिष्ट करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्रगुप्त की प्राग प्रशस्ति पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो यह जो है जहांगीर का लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, समुद्रगुप्त के समकालीन दक्षिण भारत के शासकों व उनके राज्यों को कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो जो पलक्कल है विष्णुगुप्त यह सुमेलित है, बाकी कुरुस्थल जो है धनंजय है, कौशल का महेंद्र था और मुक्त का नीलराज था, ये तीनों जो है सुमेलित है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग समुद्रगुप्त के साम्राज्य में नहीं था? जो कश्मीर था वो समुद्रगुप्त के साम्राज्य में नहीं था, बाकी बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश जो है वो समुद्रगुप्त के साम्राज्य में थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्रगुप्त द्वितीय की किस नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसने उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो जो असत्य कथन है वो क्वेश्चन नंबर 1 ये 1 है, ऑप्शन 1, पूर्वी तट पर निवास करने वाली शक जाति को पराजित करने के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, यह सत्य है। बाकी जो सत्य है वो क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय का शक अभियान 388 से 400 ईस्वी के मध्य में हुआ होगा। बाढ़ ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शक अभियान का उल्लेख किया है और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय यात्री फायान ने भारत की यात्रा की थी और गुप्त शासकों को कोई उल्लेख नहीं किया है। बाकी फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो ये जो शासक था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 11 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, इनमें से कौन सा फलित ज्योति से संबंधित था? जो छपड़क है ये फलित ज्योति से संबंधित था। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, कुमारगुप्त ने अब तक कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो ये जो है ताम्रलिप्ति बंदरगाह से ये संचालित होता था। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने सोने के सिक्के में हिंद धातुओं के मिश्रण की मात्रा सर्वाधिक थी? तो स्कंदगुप्त के सोने के सिक्के में हिंद धातुओं की मिश्रण की मात्रा जो थी सर्वाधिक थी। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, गुप्त शासक और उनकी रानियों में कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो ये जो असुमेलित है वो चंद्रगुप्त द्वितीय है, नागा देवी ये असुमेलित है, बाकी चंद्रगुप्त कुमार देवी, समुद्रगुप्त दत्त देवी और कुमार गुप्त अनंत देवी जो है ये सुमेलित है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, पुंडवर्धन भुक्ति गुप्तकालीन महत्वपूर्ण प्रांत है यह स्थित था? तो यह जो स्थित है वो है उत्तरी बंगाल में जो था स्थित था। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, गुप्त काल में नगरों का पतन हुआ, इसके प्रमुख कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? तो ये जो अरबों का आक्रमण था ये सही नहीं है, बाकी व्यापार का पतन, सामंतवाद का विकास और शासकों द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेना ये सही कारण है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था? तो ये जो है 5 भागों में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन से उद्रंग नामक कर चुकाते थे? तो ये जो है कृषक उद्रंग नामक कर चुकाते थे। फिर गौलमिक क्या है? तो गौलमिक जो है वो राजकीय कर्मचारी होते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 21, कानपुर के भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में सही कथन है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य हुआ। ईंटों से निर्मित मंदिरों में सबसे प्राचीनतम मंदिर है। तो 1 और 2 जो है वो दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, गुप्त काल की राजकीय भाषा थी? तो जो गुप्त काल की राजकीय भाषा थी वो संस्कृत थी। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, आयुर्विज्ञान विषयक रचना की थी? तो ये जो सुश्रुत ने इसकी रचना की थी।
फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, शून्य का आविष्कार किया था, तो शून्य का आविष्कार जो है आर्यभट्ट ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 25, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, तो ये जो कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, शक व गुप्त संवत के मध्य कितना अंतर है, तो ये जो अंतर है वो 241 वर्ष का अंतर है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, गुप्तकालीन महिलाओं की स्थिति के बारे में विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। तो जो गलत कथन है, सभी उच्च वर्ण की महिलाओं को स्वतंत्र जीवन निर्वाह साधन था, ये गलत है। बाकी सती प्रथा का प्रचलन था, वैश्यवृत्ति का प्रचलन था और महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार था, ये सही कथन है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, गुप्तकालीन सिक्कों में सबसे बड़ी निधि प्राप्त हुई है, यह जो है बयाना से प्राप्त हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राचीन काल में अक्षय निधि था, तो इनमें से कोई नहीं है, ये जो है वो। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, गुप्त काल में सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस रत्न का होता था, तो ये जो है मोती का होता था। अब संगम काल से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दक्षिण भारत में प्रथम नगरीकरण का काल मुख्यतः माना जाता है, तो ये जो है 300 बिफोर क्राइसिस से 300 आफ्टर डोमिनियनी जो है ये माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, किसके भाष्य में सर्वप्रथम तीनों तमिल संगमों का उल्लेख मिलता है, तो जो है अगर पुरुल, इसके साक्ष्य में 3 तमिल संगमों का उल्लेख मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, तोलकाप्पियम ग्रंथ में कितनी प्रकार के विवाहों को उल्लेख मिलता है, तो ये जो है 8 प्रकार के विवाहों को उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय दिया जाता है, तो यह जो है अगस्त्य को इसका श्रेय दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, परंपरा अनुसार तीनों संगम में कुल कितने कवियों ने भाग लिया था, तो ये जो है 8593 कवियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, संगम कालीन आभूषणों के लिए प्रसिद्ध नगर था, तो ये जो था नगर था वो कुडुमनल जो है ये संगम कालीन आभूषणों के लिए प्रसिद्ध नगर था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, संगम कालीन प्रमुख ग्रंथ मदुरै काची की रचना की थी, यह जो रचना की थी वो भागुंदी मरुदनार ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, चेर शासकों की प्रशस्तियाँ किस ग्रंथ में संग्रहित है, तो ये जी है पद्रिपत्तु में संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तमिल बाइबिल का पंचम वेद किसे कहा जाता है, तो ये तिरुकरल जो है इसे तमिल बाइबिल का पंचम वेद कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, मौर्य वंश की जानकारी किस संगमकालीन ग्रंथ से प्राप्त होती है, तो ये जो है परडार से प्राप्त होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, मणिमैखले ग्रंथ में नायिका मणिमैखले का नायक था, तो ये जो है उदय कुमार था। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, किस अंतिम शासक के पश्चात चेर वंश कई उपशाखाओं में बढ़ गया था, तो सेनुगुटवन के पश्चात चेर वंश जो है कई उपशाखाओं में बढ़ गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, मरंडाई को चेर राज्य की राजधानी बनाया था, तो ये जो है नीदू जनरेल ने इसको चेर राज्य की राजधानी बनाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, उरियूर को चोल वंश की राजधानी बनाया था, तो ये जो है एलन चेन्नी ने उरियूर को चोल वंश की राजधानी बनाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, संगमकालीन ग्रंथ पुतुपतु में किस शासक के कैद से भागने बलपूर्वक राष्ट्रीय आसन प्राप्त करने का वर्णन मिलता है, तो ये जो है करिकाल का वर्णन मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, मैगस्नीज के अनुसार कौन सा राज्य मातृसत्तात्मक था, तो ये जो है पांड्य राज्य जो है वो मातृसत्तात्मक था। क्वेश्चन नंबर 17 है, संगमकालीन के शासक को तलियागन त्रिचुरन कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है वो नेदुजेलिन को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, पांड्य राज्य की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, तो ये जो है बैगी नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, संगम काल में राजा का जन्म दिवस कहलाता था, तो ये जो है पेरुनल संगम काल में राजा का जन्म दिवस कहलाता था। 20 क्वेश्चन है, संगमकालीन पेरुमकल 5 लोगों की परिषद में कौन प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता था, तो पेरायम जो है वो प्रशासनिक अधिकारी नहीं होते थे, बाकी अम्याचर वै और दूतार जो है वो प्रशासनिक अधिकारी होते थे। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, संगमकालीन प्रशासनिक इकाइयों को कौन सा जोड़ा गलत है, तो ये जो है पुराने गांव जो है पुडुर, ये जोड़ा गलत होने मुडुर कहा जाता था, बाकी बड़े गांव पेरूर हो गया, छोटे गांव सिरियूर हो गया और नगर जो है उर के नाम से इनको जाना जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, संगम युग में सर्वाधिक उल्लेखनीय वर्ग था, तो जो है वेल्लाल जो है संगम युग में सर्वाधिक उल्लेखनीय वर्ग था। क्वेश्चन नंबर 23 है, संगम साहित्य में वेल्वी शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है,
तो जो यज्ञ के संदर्भ में वेल्वी शब्द प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है, संगमकालीन महिलाओं की स्थिति पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें जो सही कथन है, पुनर्विवाह का प्रचलन था, बहिर्जाति विवाह का प्रचलन था। ये जो बहिर्विवाह का प्रचलन था ये जो है गलत कथन है, इसी का चयन करना है। बाकी पुनर्विवाह का प्रचलन था ये सही है, वेश्यावृत्ति का प्रचलन था ये सही है, और बहुविवाह प्रचलित था ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, संगमकालीन सैन्य व्यवस्था से संबंधित गलत कथन है। तो इसमें जो है सेना को कुर्वे कहा जाता था, ये गलत कथन है, सेना को पदे कहा जाता था। बाकी अग्र टुकड़ी जो है तुसी के नाम से जाना जाता था, पिछले टुकड़ी को कुल्ले के नाम से जाना जाता था, और सेनापति को एनाडी के नाम से जाना जाता था। तो 26 है, संगमकालीन शब्द मरुडम किस प्राचीन तमिल क्षेत्र को दर्शाता है। तो ये जो है उपजाऊ भूमि को दर्शाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, संगमकालीन राज्यों को अदा किए जाने वाला कर भाग कहलाता था। तो ये जो कहलाता था वो पाडू कहलाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, संगम काल में अरागरिक था, तो जो अगारिक था वो मलमल था। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से पूर्वी तट का बंदरगाह नहीं है। तो बकरी जो है वो पूर्वी तट का बंदरगाह नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, टालमी ने किस बंदरगाह को खबेरिस नाम दिया है। तो जो है कावेरीपट्टनम बंदरगाह को और टालमी ने खबेरिस नाम दिया है। ये जो गुप्त काल और संगम काल से रिलेटेड 30 क्वेश्चन हो गया।